हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज महेंद्र। वेलकम टू योर ओन चैनल टैक्स सेंटर कस्टम का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। रिवीजन करना फटाफट एकदम करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून, गॉड ब्लेस यू। और स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। नेक्स्ट आते हैं ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयरहाउसिंग, जिसमें ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का कंसेप्ट समझना है। बहुत ही सिंपल है। एक है कंट्री, यहां से आपकी शिप निकल रही है। एक सेकंड में बताता हूँ अच्छे से। ये समुंदर है, ठीक है। ये है कंट्री एक्स, जहां से शिप निकल रही है। कंट्री जेड तक आपको जाना है। बीच में कंट्री वाई आता है, ठीक है। तो यहाँ से कंट्री एक्स से कंट्री वाई तक जब शिप जाती है, तो इसके अंदर कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह का काम करना रहता है। तो यहाँ पे ये शिप रुक जाती है और यहाँ से ये शिप आगे जाती है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, टेम्पररी हॉल्ट किया है कंट्री वाई में। तो यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ रुकी है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस वगैरह कराया है और वहां से जेड में चली गई है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्रांजिट बोलेंगे। ट्रांसशिपमेंट किसको बोलेंगे, ये शिप यहाँ पे रुकी है और यहां से कोई दूसरी शिप है जिसमें ये सब सामान ये दूसरी शिप में लोड कराया है और ये शिप फिर आगे जेड की तरफ जाती है। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसशिपमेंट बोलेंगे। इसमें भी टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा, बस यही है। ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का सिंपल सा कंसेप्ट है। ट्रांजिट यहां से एक्स से वाई जा रही है, वाई से वही शिप जेड में जा रही है। पर ट्रांसशिपमेंट से एक्स से वाई दूसरी शिप जाएगी, वाई में वो पुरानी शिप से नई शिप में सब सामान लोड होगा। नई शिप लेके कहाँ जाएगी, आपको जेड पे लेके जाएगी। A conveyance or vessel may reach a port but may not unload the goods at the port। ठीक है, रीच कर जाएगी पर अनलोड नहीं करेगी। इट मे हॉल्ट द पोर्ट फॉर एनी अदर पर्पज लाइक रिपेयर, replenishment of supplies, refueling। once the purpose is over it may start sailing to the destination port। यहाँ पे जो जहाँ पे हॉल्ट करिए, कंट्री वाई को क्या बोला जाएगा, ट्रांजिट पोर्ट बोला जाएगा। और लास्ट कंट्री जेड को क्या बोला जाएगा, पोर्ट ऑफ क्लियरेंस बोला जाएगा। सच अ फेनोमेनन ऑफ टेम्पररी स्टे एट अ पोर्ट अदर देन डेस्टिनेशन पोर्ट इज कॉल्ड अ ट्रांजिट। इसको क्या बोला जाएगा, ट्रांजिट बोला जाएगा। सिंपल है। इन ट्रांजिट जो गुड्स है वो सेम वेसल में रहेंगे। और लास्ट है ट्रांसशिपमेंट में क्या होगा, जो वेसल है आफ्टर रीचिंग इंटरमीडिएट पोर्ट, मतलब जो कंट्री वाई में आएगी, ट्रांसफर करेगी गुड्स टू अनदर वेसल। दूसरे वेसल में आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो। द सेकेंड वेसल इनटू विच गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द फर्स्ट वेसल, जो फर्स्ट वेसल से आप सेकेंड वेसल में ट्रांसफर कर रहे हो, कैरीज द गुड्स टू द डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट लेके जाने के लिए उसको ट्रांसशिपमेंट बोला जाएगा। ट्रांजिट ऑफ गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी आप क्या कर सकते हो, ट्रांजिट से गुड्स लेके जा सकते हो। ट्रांसशिपमेंट में भी आप क्या कर सकते हो, विदाउट ड्यूटी लेके जा सकते हो। पर यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इंपोर्ट मैनिफेस्ट या फिर इंपोर्ट रिपोर्ट, डिपेंड अपॉन व्हीकल, कौन सा व्हीकल है उसके हिसाब से या तो इंपोर्ट मैनिफेस्ट लगता है या इंपोर्ट रिपोर्ट लगता है। ठीक है, एज द केस में भी। ट्रांजिट इन अ कन्वेंस टू एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया और कस्टम स्टेशन में बी अलाउड टू ट्रांजिटेड विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, है ट्रांसशिपमेंट की। ऊपर मतलब बता दिया है ट्रांसशिपमेंट का क्या होता है, तो अभी देखते हैं अंदर ट्रांसशिपमेंट का मतलब होता क्या है। इन केस गुड्स आर इंपोर्टेड इनटू कस्टम स्टेशन आर इंटेंडेड फॉर ट्रांसशिपमेंट, तो आपको क्या देना पड़ेगा, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट देना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा प्रॉपर ऑफिसर के सामने। पर अगर अपनी कंट्री का किसी और कंट्री के साथ इंटरनेशनल ट्रीटी है या बायलैटरल एग्रीमेंट है, तो बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट की जगह आपको क्या देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, डिक्लेरेशन ऑफ ट्रांसशिपमेंट देना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, और ये अगर आप दे देते हो, आपके डॉक्यूमेंट वगैरह प्रॉपर है, तो आपको विदाउट ड्यूटी आपका गुड्स ट्रांसशिपमेंट के लिए कर दिया जाएगा। तो लोड करके आप दूसरे पोर्ट पे दूसरी वेसल से लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिफरेंसेस देखते हैं ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट के बीच पे। तो सबसे पहला डिफरेंस है कि यहाँ पे ट्रांजिट में सेम व्हीकल रहेगा, ट्रांसशिपमेंट में डिफरेंट व्हीकल रहेगा। ठीक है, ट्रांजिट में आपको इंपोर्ट मैनिफेस्ट या जो इंपोर्ट रिपोर्ट देना पड़ेगा, यहाँ पे आपको बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट या डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अगर इंटरनेशनल ट्रीटी है तो। यहाँ पे कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है क्योंकि सिर्फ आके रुकी ही है, कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट के टाइम पे कस्टम ऑफिसर को बैठना पड़ेगा चेक करने के लिए कि प्रॉपर सामान निकाला डाला जा रहा है कि नहीं। वेसल जो है वो सेम वेसल रीच होगी और यहाँ पे डिफरेंट वेसल वही कॉपी पेस्ट कर दी है, पहला पॉइंट। फिर बात करते हैं वेयरहाउसिंग की। वेयरहाउसिंग का मतलब क्या होता है, समझो कि कोई सामान आया है इंडिया के पोर्ट पे। दो ऑप्शन है, या तो सीधा का सीधा होम कंजम्पशन के लिए निकाल के लेके चले जाओ घर पे। दूसरा ऑप्शन है घर पे नहीं लेके जा रहे हो, कहाँ पे लेके जा रहे हो, उधर ही वेयर हाउस बने हुए कस्टम्स के, वहां पे रख रहे हो। क्यों रख रहे हो, आपको डीमोनेटाइजेशन चार्जेस फेस नहीं करने हैं, आपको सीधा सीधा दूसरे कंट्री एक्सपोर्ट करना है वहां से, तो आप क्यों लेके जाओगे अंदर फिर वापस लेके आओगे। तो वहां से आप 1 महीने के बाद 15 दिन के बाद क्या कर देते हो, एक्सपोर्ट कर देते हो। ऐसा कोई केस होता है तो आप क्या कर सकते हो, वेयर हाउस कर सकते हो। 3 तरीके के वेयर हाउस होते हैं। एक होता है पब्लिक वेयर हाउस,
पब्लिक वेयर हाउस, दूसरा होता है प्राइवेट वेयर हाउस, तीसरा होता है स्पेशल वेयर हाउस। 3 तरीके के होते हैं, आपके मॉड्यूल में ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है, देख लेंगे। फिर इंपोर्टर अगर विश करता है तो वो यहीं पे रख देगा, ठीक है। ही में स्टोर सच गुड्स इन वेयर हाउस विदाउट पेमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है। वेयर हाउस मतलब ड्यूटी पे किए बिना आप वेयर हाउस में रख सकते हो, मतलब घर पे लेके जाओगे तो ड्यूटी लगेगा ना, तो थोड़े टाइम के लिए आप क्या कर सकते हो, ड्यूटी का डिफरमेंट कर सकते हो, डिफरमेंट कर सकते हो। गुड्स आर टू बी रिलीज फ्रॉम वेयर हाउस सब्जेक्ट टू क्लियरेंस, दैट इज पोस्ट असेसमेंट। पेमेंट ऑफ ड्यूटी किए बिना आपको गुड्स लेके जाने नहीं देंगे, आपको ड्यूटी का पेमेंट करने के बाद ही गुड्स लेके जा सकते हो वहां से। फिर बात करते हैं पब्लिक बॉन्डेड वेयर हाउस का मतलब क्या होता है। इसको मैनेज करता है या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट का कोई बॉडी या गवर्नमेंट का एजेंसी, सिंपल सी बात है। पब्लिक वेयर हाउस है तो कौन मैनेज करेगा, गवर्नमेंट मैनेज करेगा, या गवर्नमेंट का कोई बॉडी मैनेज करेगा, या गवर्नमेंट का कोई एजेंसी मैनेज करेगा। इसमें सिर्फ ड्यूटीएबल गुड्स रखे जा सकते हैं, मतलब जिसके ऊपर टैक्स लगने वाला है, ड्यूटी लगने वाला है, वही सिर्फ गुड्स रख सकते हो। तीसरा, आपको स्पेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा फ्रॉम द वेयर हाउस कीपर, जो भी वो वेयर हाउस संभाल रहा है उससे आपको क्या देखना पड़ेगा, स्पेस सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, जगह है कि नहीं। चौथा, आपको क्या करना पड़ेगा, अगर सामान रख रहे हो फिर आप भाग गए तो ऐसा कुछ हो सकता है ना, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, सबसे पहले आपको डबल ड्यूटी बॉन्ड साइन कराएगा, मतलब जितना आपका ड्यूटी बन रहा है, समझो 1 लाख रुपए ड्यूटी बन रहा है तो उसका डबल 2 लाख रुपए का बॉन्ड आपसे साइन कराएगा, फिर आपका गुड्स क्या करेगा, डिपॉजिट करने देगा, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है, ऑल्सो द पर्सन सीकिंग वेयर हाउसिंग वुड नीड टू पे रेंटल, और जब तक आप वो वेयर हाउस में रखते हो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंटल पे करना पड़ेगा, या वेयर हाउसिंग चार्जेस जो लगेंगे वो पे करने पड़ेंगे। किसको, जो वेयर हाउसिंग कीपर है उसको आपको क्या करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। ये हो गया पब्लिक वेयर हाउस के बारे में। क्या है, डबल ड्यूटी का बॉन्ड देना पड़ेगा, आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है, गवर्नमेंट ये मैनेज करेगी, बस यही से पॉइंट है। प्राइवेट बॉन्डेड वेयर हाउस का ओन और मैनेज कौन करेगा, प्राइवेट एंटिटी करेंगे, नाम से ही दिख रहा है। These are not generally allowed where the public bonded warehouse are available, मतलब अगर पब्लिक वेयरहाउस अवेलेबल है तो प्राइवेट जनरली नहीं अलाउड होंगे, पर जब वो फुल हो चुके हैं तो क्या गवर्नमेंट और स्पेस चाहती है, तो शायद इसलिए प्राइवेट को भी मौका दे रही है। ड्यूटेबल गुड्स यहाँ पे भी वेयरहाउस करने देंगे सिर्फ जिसके ऊपर ड्यूटी लगने वाला है। अवेलेबल फॉर स्पेस, यहाँ पे जरूरत नहीं है, स्पेस सर्टिफिकेट की यहाँ पे जरूरत नहीं है, जो ऊपर जरूरत होती थी, यहाँ पे वुड नॉट बी रिक्वायर्ड, आपको कोई वेयर हाउस कीपर से स्पेस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे भी अब आपको डबल बॉन्ड ड्यूटी क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा, अगर आपको सामान रखना है तो। Goods so warehouse can vary depending on the whether these are 100% EOU और अदरवाइज, मतलब आप कितने टाइम तक गुड्स रख सकते हो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो, अगर आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है, मतलब आप पूरा का पूरा क्या कर देते हो, एक्सपोर्ट कर देते हो बाद में, तो आपका कैपिटल गुड्स है, आप ईओयू हो और आप वेयर हाउस क्या कर रहे हो, कैपिटल गुड्स वेयर हाउस कर रहे हो, तो 5 साल तक कर सकते हो। आप ईओयू हो और आप कैपिटल गुड्स को छोड़ के कोई दूसरा गुड्स वेयर हाउस कर रहे हो तो 3 साल तक कर सकते हो। और कोई दूसरा हो, मतलब एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट नहीं हो आप, तो आप क्या 1 साल के लिए क्या कर सकते हो, वेयर हाउस कर सकते हो। जब आप विदाउट एक्सपोर्ट रिमूव करोगे गुड्स अपने घर पे लेके जाने के लिए, तो आपको ड्यूटी वगैरह पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। 5 साल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट कैपिटल गुड्स है तो, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट का कोई और गुड्स है तो 3 साल, और कोई और है तो 1 साल। यहाँ पे हो गया आपका क्या, वेयर हाउसिंग खत्म हो गया, इतना ही आपके मॉड्यूल में दिया है। फिर बात करते हैं बैगेज रूल्स। बैगेज रूल्स क्या होता है, बैगेज का मतलब क्या होता है, जो सामान वामान होता है ना, एक आता है आदमी, और आदमी के साथ उसका सामान भी तो आता है, कुछ वहां से दारू वारू लेके आएगा, ज्वेलरी वगैरह लेके आएगा, जो भी इंडिया में लेके आएगा उसके ऊपर भी क्या लेंगे, हम टैक्स लेंगे। गुड्स इंपोर्टेड बाय पैसेंजर और मेंबर ऑफ क्रू, मतलब जो फॉरेन शिप वगैरह जाते हैं उसमें क्रू मेंबर होते हैं ना, या फिर जो पैसेंजर है, वो जो गुड्स इंपोर्ट करते हैं उसी लाइन में बैगेज भी क्या होगा, क्लासिफाइड होगा, वही टैरिफ रेट में, टैरिफ हेडिंग में होगा, एंड लेविड टू अ सिंगल रेट ऑफ ड्यूटी, वही रेट ऑफ ड्यूटी लगेगा। सेक्शन 77 प्रोवाइड करेगा, ओनर ऑफ बैगेज, जो बैगेज का ओनर है वो फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग इट, उसको घर पे लेके जाने के लिए डिक्लेरेशन देगा ऑफ द कंटेंट, कि वो बैगेज का क्या कंटेंट है वो देगा। बैगेज इंक्लूड ये डेफिनेशन, द अनअकम्पेंड बैगेज, ये भी बैगेज में आ जाएगा, बट एक्सक्लूड, ये इंपॉर्टेंट है, बैगेज में हर चीज आएगा पर एक्सक्लूजन क्या है वो देखो, कोई भी मोटर कार आपका बैगेज नहीं है, एल्कोहलिक ड्रिंक, दारू आपका क्या नहीं है, बैगेज नहीं है, बियॉन्ड सर्टेन लिमिट, मतलब कुछ लिमिट तक है शायद, पर बियॉन्ड सर्टेन लिमिट आपका अल्कोहलिक ड्रिंक जो है वो आपका बैगेज नहीं है। एंड गुड्स इंपोर्टेड थ्रू कुरियर, अगर आप कुरियर से कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो ये आपका क्या नहीं है, बैगेज नहीं है। 3 चीजें, मोटर कार आपकी बैगेज नहीं है, अल्कोहलिक ड्रिंक आपकी बैगेज नहीं है, और कोई आप कुरियर के थ्रू गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो वो आपकी बैगेज नहीं है। बैगेज रूल प्रोवाइड करते हैं ड्यूटी फ्री क्लियरेंस, कौन सा, ड्यूटी फ्री क्लियरेंस अप टू सर्टेन लिमिट, कुछ अमाउंट तक, नीचे दिया हुआ है कितना अमाउंट है, वहां तक आप क्या कर सकते हो, विदाउट ड्यूटी पे किए आप क्या कर सकते हो, बैगेज को ला सकते हो, सच
सच एज आपका जो पर्सनल इफेक्ट वगैरह है। पर्सनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जो आपके रोज की जरूरत है, डेली नेसेसिटी, एंड डज नॉट इंक्लूड ज्वेलरी। ज्वेलरी आपका पर्सनल इफेक्ट नहीं होता। जनरली ड्यूटी फ्री अलाउंस दिया जाता है किसको, इंडियन रेजिडेंट को और फॉरेनर जो कि इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं उनको। जो आगे देखते हैं नीचे, तो यहाँ पे ऊपर आपको ये मतलब समझ लेना कि बैगेज में क्या क्या 3 चीजें नहीं आती, एमसीक्यू बन सकता है। ड्यूटी फ्री बैगेज अलाउंस ऑफ ड्यूटेबल एंड नॉन प्रोहिबिटेड आर्टिकल। तो इसमें देखो सर 3-4 रूल दिए हैं, सिंपल सिंपल है। अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है, अगर कोई इंडियन रेजिडेंट है या कोई फॉरेनर है जो इंडिया में रहता है, पहला इंडियन रेजिडेंट है, दूसरा कोई फॉरेनर है जो इंडिया में रहता है, या कोई टूरिस्ट है, कहाँ का, इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट है, मतलब इंडिया का कोई आदमी है जिसको घूमने का बहुत शौक है, वो घूमता रहता है, और वो कहाँ से आ रहे हैं, कोई भी कंट्री से आ रहे हैं अदर देन नेपाल, भूटान और म्यांमार। नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़ के बाकी कहीं से भी तुम इंडिया में आ रहे हो, कौन हो, इंडियन रेजिडेंट हो, फॉरेनर हो जो इंडिया में रहते हो, या टूरिस्ट हो इंडियन ओरिजिन के, तो आप 50,000 रुपए तक, 50,000 रुपए तक क्या ला सकते हो, बैगेज ला सकते हो, ड्यूटी फ्री, कोई टेंशन की बात नहीं है। सेकेंड पॉइंट, अगर आप फॉरेन ओरिजिन के टूरिस्ट हो, ऊपर तो इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट आ गया, यहाँ पे कौन सा फॉरेन ओरिजिन के कोई टूरिस्ट हो और आप आ रहे हो अदर देन नेपाल, भूटान, म्यांमार, तो 15,000 रुपया, कितना, 15,000 रुपए तक का आप क्या ला सकते हो, ड्यूटी फ्री बैगेज ला सकते हो। अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो या फॉरेनर हो रिसाइडिंग इन इंडिया, मतलब वही पॉइंट है, अगर आप इंडियन रेजिडेंट हो या फॉरेनर हो रिसाइडिंग इन इंडिया, या टूरिस्ट हो, कोई भी टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट है, इंडियन ओरिजिन का टूरिस्ट, और आप कहाँ से आ रहे हो, नेपाल, भूटान और म्यांमार से आ रहे हो, तो भी आप कितना, 15,000 रुपए तक का ड्यूटी फ्री बैगेज ला सकते हो। मतलब 15,000 रुपए तक का आपका सामान वामान आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डेली नीड्स की जो चीजें हैं। और कोई भी पर्सन जो कि अब्रॉड रहता है 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए, मोर देन 1 ईयर, कोई भी कंट्री से आ रहा है तो कितना ज्वेलरी ला सकता है, तो देखो आदमी कितना ला सकता है और लेडी कितना ला सकता है, उसका दोनों का अलग अलग दिया है। देखो आदमी से लेडीज डबल ज्वेलरी पहनती है, करेक्ट है, तो डबल है। आदमी कितना ला सकता है, 20 ग्राम ला सकता है विद अ वैल्यू ऑफ कैप ऑफ ₹50,000, और लेडी कितना ला सकती है, 20 ग्राम का डबल कर दो 40 ग्राम, वैल्यू कैप 50,000 का डबल कर दो कितना, 1 लाख रुपया। सिंपल है। यस सर, देखो कुछ नहीं है, 4 पॉइंट है बस, 50,000, 15,000, 15,000 और 20 ग्राम 40 ग्राम गोल्ड का, करेक्ट है। इंडियन रेजिडेंट है, फॉरेनर है जो इंडिया में रहता है, टूरिस्ट है इंडियन ओरिजिन का, कहां से आ रहा है, नेपाल, भूटान, म्यांमार को छोड़ के आ रहा है, 50,000 रुपए तक ला सकता है, और फॉरेन टूरिस्ट है तो 15,000 तक ला सकता है। कोई नेपाल, भूटान, म्यांमार से आ रहा है, ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, तो 15,000 रुपए का ला सकते हो बिना ड्यूटी दिए बैगेज। और कोई और आदमी है जो अब्रॉड रहता था 1 साल से ज्यादा रहा और इंडिया में आ रहा है, तो गोल्ड का ज्वेलरी कितना ला सकता है, अगर जेंटलमैन है तो 20 ग्राम विद अ वैल्यू कैप कितना, 50,000, लेडी है तो 40 ग्राम विद अ वैल्यू ऑफ कैप कितना, 1 लाख। सिंपल है। यस सर। नेक्स्ट आते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक के ऊपर। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, आप गुड्स का क्या किया, आपने पहले इंपोर्ट किया, उसके ऊपर आपने क्या दिया रहेगा, इंपोर्ट ड्यूटी दिया रहेगा। अभी वही गुड्स को आप कुछ प्रोसेस करते हो और अभी क्या कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, करेक्ट है। तो जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था उसका आपको क्या मिल जाएगा, ड्रॉबैक मिल जाएगा। ठीक है, फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक प्रोविजन क्या करते हैं, एक्सपोर्टर को राइट देते हैं कि वो ऑब्टेन कर सकता है रिफंड ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, जो उसने पहले जब सामान लिया था तब जो इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था, किस पे, इंपोर्टेड गुड्स विच आर मेंट फॉर री एक्सपोर्टेशन, ऐसे इंपोर्टेड गुड्स जो किसके लिए लिए हैं, री एक्सपोर्ट करने के लिए लिए हैं, या फिर इनपुट लिए हैं जो कि प्रोसेस किया जाएगा, मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या कर दिया जाएगा, एक्सपोर्ट कर दिया जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है ड्यूटी ड्रॉबैक देने का। फिर बेनिफिट किसको मिलेगा, नॉट ओनली ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी, जो मतलब जब भी आप री एक्सपोर्ट कर रहे हो वो टाइम पे जो ड्यूटी पे कर रहे हो सिर्फ उसके ऊपर बेनिफिट नहीं मिलेगा, बट ऑल्सो ऑन इंपोर्टेड मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चरिंग, जो पहले इंपोर्ट किया था उसके ऊपर भी मिलेगा। दीज गुड्स आर शुड बी एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 18 मंथ्स। जो आपके गुड्स है वो 18 महीने के अंदर अंदर आपको क्या कर देने हैं, वापस एक्सपोर्ट कर देने हैं। जब आपने इंपोर्ट किया है 18 महीने के, अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए तो 1.5 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर, 1.5 साल के अंदर अंदर आपको क्या कर देने हैं, री एक्सपोर्ट कर देने हैं। प्रोसीजर क्या है, बड़ा ही सिंपल सा फालतू सा प्रोसीजर है। जब आप एक्सपोर्ट करने जाओगे तो आपको शिपिंग बिल देना है, शिपिंग बिल दे दिया, उसके बाद कुछ फॉर्म तो भरने पड़ेंगे ना कि भाई मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए, कुछ तो फॉर्म भरोगे। तो फॉर्म का नाम क्या है, ARE1 फॉर्म आपको क्या करना है, सबमिट करना है। कस्टम ऑफिसर क्या करेगा, क्लियरेंस देगा एक्सपोर्टेशन के लिए, ऑब्वियसली बात है, जो उसका काम है एक्सपोर्ट के लिए क्या करेगा, क्लियरेंस देगा। जो ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट है, अगर वो आपको समझो 1 लाख रुपए देना चाहिए था, आपको 1.5 लाख रुपया दे दिया ड्यूटी ड्रॉबैक
ड्रॉबैक का अमाउंट। जो 50,000 रुपये हायर दिया है वो आपको क्या करना है, रीपे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कंडीशन लगेगा, आगे देखेंगे आपको क्या, अगर ज्यादा पैसा मिल गया तो आपको क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। अगर ड्रॉबैक है वो एक्सपोर्टर को मिला है, वो इवेंचुअली कैन नॉट रियलाइज द इनवॉइस। इसका मतलब क्या होता है, आपको ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिया आपने गुड्स एक्सपोर्ट करके, जब आपने गुड्स एक्सपोर्ट किया उसका पैसा आपको आया ही नहीं। ड्रॉबैक देने का पर्पस क्या है, गवर्नमेंट चाहती है तुम इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज लेके आओ, तुमने फॉरेन एक्सचेंज लाया ही नहीं, तुम्हारा पैसा डूब गया, तो भाई हम क्या करेंगे, ड्रॉबैक भी आपसे रिकवर कर लेंगे। तो 5 पॉइंट है, एक्सपोर्टर को शिपिंग बिल देना है, ARE1 फॉर्म जमा करना है, फॉर्म जमा कर दिया उसके बाद आपको क्या करना है, कस्टम ऑफिसर का काम आएगा कि वो क्लियरेंस दे देगा। अगर आपको ड्यूटी ड्रॉबैक ज्यादा मिल गया तो वापस दे दो बचा हुआ जो एक्सेस मिला है, और अगर आप पैसा नहीं लेके आ पाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टम ऑफिसर जो भी है रिकवरी कर लेंगे। एन एक्सपोर्टर कुड ऑप्ट फॉर ड्रॉबैक एज पर ऑल इंडस्ट्री रेट। दो तरीके के रेट से आप क्या कर सकते हो, एक ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर सकते हो, एक तो ऑल इंडस्ट्री रेट AIR बोल सकते हैं, और दूसरी ब्रांड रेट। ऑल इंडस्ट्री रेट हर साल आपकी चेंज होगी, जो डायरेक्टरेट ऑफ ड्रॉबैक है वो फिक्स करेगा मतलब, और ब्रांड रेट क्या होगी, स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट होगी, स्पेशल प्रोडक्ट की ये ब्रांड के ऊपर इतना % लगेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। तो दो तरीके से, या तो ऑल इंडिया रैंक ही निकलता है, ऑल इंडस्ट्री रेट या फिर दूसरा ब्रांड रेट। ऑल इंडस्ट्री रेट या फिर ब्रांड रेट, ये दो तरीके से आपको क्या मिलेगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक मिल सकता है। फिर वेयर गुड्स आर नॉट पुट इनटू यूज आफ्टर इंपोर्ट। आपने क्या किया, गुड्स को इंपोर्ट किया, उसके बाद इंडिया में यूज नहीं किया, सीधा सीधा आपने री एक्सपोर्ट कर दिया, तो आपको कितना 98% ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। मतलब जितना आपने पहले ड्यूटी पे किया था उसका 98% आपको क्या मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, अगर आप उसको पुट टू यूज नहीं करते हो तो। ठीक है, अगर पुट टू यूज करोगे तो किस हिसाब से मिलेगा देखते हैं आगे। इन केसेस वेयर गुड्स हैव बीन पुट टू यूज आफ्टर इंपोर्ट, इंपोर्ट करने के बाद आपने उसको यूज किया है इंडिया में, ड्यूटी ड्रॉबैक वो ग्रांट होगा ऑन द बेसिस जो आगे लिखा हुआ है। ठीक है, ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं अगर आपने 18 महीना इंडिया में यूज कर लिया, मतलब 18 मंथ के बाद तो अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट करना था, आपने नहीं किया तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एप्लीकेशन जो है वो आपको 3 महीने के अंदर अंदर फाइल करनी है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। जब आप एक्सपोर्ट कर देते हो उसके 3 महीने के अंदर अंदर, MCQ 3 महीने के अंदर अंदर, 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना है, ड्यूटी ड्रॉबैक का एप्लीकेशन कर देना है, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 12 मंथ सब्जेक्ट टू कंडीशन एंड पेमेंट ऑफ रिक्विजिट फी एंड प्रोवाइडेड। मतलब आपका जो 3 मंथ्स का टाइम है वो कुछ रीजन है तो 12th मंथ भी एक्सटेंड हो सकता है, उसके साथ आपको वो फॉर्म के साथ फी वगैरह भी जो है वो भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखा, अगर आपने विदाउट यूज किए इंडिया में डायरेक्टली इंपोर्टेड प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर दिया तो 98% तक का ड्रॉबैक मिल जाएगा। आपको एप्लीकेशन 3 महीने के अंदर अंदर कर देना जो कि 12 महीने तक एक्सटेंड हो जाएगा। करेक्ट है, इतना सिंपल है, यस इतना सिंपल है। अभी नीचे क्या लिखा है कि अगर आपने कितना टाइम इंडिया में यूज किया तो कितना % ड्रॉबैक मिलेगा। तो सर याद कैसे रखे, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर आपने 3 महीना यूज किया तो कितना मिलेगा, फिर 3 to 6 मतलब 3 महीना बढ़ रहा है, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15, 15 to 18 और मोर देन 18। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 3 महीना बढ़ रहा है। सबसे पहले क्या है, अप टू 3 मंथ, तो 95% मिल जाएगा। सबसे ऊपर कितना मिल रहा था, 98% मिल रहा था, उसकी जगह पे कितना मिलेगा, 95% मिलेगा। सिर्फ आपको ये याद रखना है, 90 अगर आपने कोई इंपोर्ट करके गुड्स 3 महीने के लिए यूज किया है तो आपको कितना मिलेगा, 95% का ड्रॉबैक मिलेगा। सिंपल है। फिर अगर आपने कोई गुड्स मोर देन 3 मंथ टू 6 मंथ यूज किया है, कोई भी गुड्स 3 महीने से ज्यादा यूज किया है पर 6 मंथ तक यूज किया है तो ऊपर 95 था 10% कम कर दो, 85% आपको क्या मिल जाएगा, ड्रॉबैक मिल जाएगा। अगर 6 महीने से ज्यादा 9 मंथ तक यूज किया तो 85 का 10% कम कर दो, 75%। तो अप टू 9 मंथ तक, 18 मंथ के बाद तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अप टू 9 मंथ तक कितना मिलेगा, 95, 85, 75। अभी 5% कम होगा। अगर मोर देन 9 मंथ है अप टू 12 मंथ तो 70%, 75 से 5% कम हो गया। मोर देन 12 मंथ है अप टू 15 मंथ तो 65%, और मोर देन 15 मंथ अप टू 18 मंथ है तो 60%। याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखो वहां से क्या आपको लेना है, 3 महीना लेना है, 3 से 6, 6 से 9, मतलब 3 महीना ऐड करते रहना है। और यहाँ पे 95, 85, 75, फिर 5 कम करते रहो, 70, 65, 60। जब 60 आएगा तो रुक जाओ, ऑब्वियसली आप यहाँ पे 15 to 18 मंथ के ऊपर आ जाओगे। करेक्ट है, करेक्ट है सर। फिर बात करते हैं, ड्रॉबैक इज अलाउड इफ यूज इज ओवर 24 मंथ ओनली विथ परमिशन ऑफ कमिश्नर ऑफ कस्टम इफ सफिशिएंट कॉज इज ड्रॉन। ड्रॉबैक फिर भी मिलेगा अगर जो यूज है वो 24 महीने से ज्यादा, 24 मंथ से ज्यादा हुआ है, तो भी अगर परमिशन लेके आते हो तो आपको मिल सकता है। कुछ केसेस में आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं, MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखो। अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट 50 रुपए से कम है,
₹50 से कम है तो आपको नहीं देंगे भाई, ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, अननेसेसरी कंप्लायंस बढ़ जाएगा। अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट लेस देन ₹50 है तो आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। यहाँ पे 4 पॉइंट है ना, उसमें आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ड्रॉबैक शाल बी एडमिशबल, नो ड्यूटी ड्रॉबैक शाल बी एडमिशबल, मतलब कोई भी तरीके का ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा। पहला, अगर ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट ₹50 से कम है। दूसरा, ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सीड करता है 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, मतलब समझो आपका एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट कितने का था, 3 लाख रुपए का था, और उसके ऊपर ड्यूटी ड्रॉबैक जो है ना वो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा है। मतलब 1/3 कितना होता है, 3 लाख का 1/3 1 लाख होगा, 1 लाख से भी ज्यादा है तो आपको ड्यूटी, आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट है वो 1%, जो एफओबी का वैल्यू है ना, एफओबी का मतलब क्या होता है, जो आपने पोर्ट तक जितना भी खर्चा किया है, पोर्ट एयरपोर्ट जो भी, उसका एफओबी के 1% से भी कम है ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट, द ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट इज लेस देन 1% ऑफ एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो वो केस में हम क्या नहीं करेंगे, हम आपको क्या नहीं देंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक देंगे नहीं, बहुत छोटा अमाउंट है। एक्सेप्ट, पर उसका एक एक्सेप्शन है, वेयर द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक एक्सीड ₹500, 500 रुपए से ज्यादा अगर आपका ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट हो जाएगा तो हम दे देंगे, पर 500 से कम है, प्लस यहाँ पे क्या लिखा है कि 1% ऑफ एफओबी से कम है तो हम आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे। और लास्ट पॉइंट, वेयर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स इज लेस देन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल यूज इन अ मैन्युफैक्चर, अगर आपने जो एक्सपोर्ट गुड्स का वैल्यू है, जितना वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है उससे ज्यादा आपने इंपोर्टेड गुड्स का वैल्यू है, मतलब जितना इंपोर्ट किया था उससे कम है एक्सपोर्टेड गुड्स का वैल्यू, तो वेयर वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स इज लेस देन वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल यूज इन मैन्युफैक्चर, तो वो केस में हम आपको क्या नहीं देंगे, ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं देंगे। इफ नेसेसरी सर्टेन मिनिमम वैल्यू एडिशन ओवर द वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल कैन ऑल्सो बी प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है। तो ये 4 पॉइंट वापस एक बार चाहिए तो पीछे जाके सुन लो, पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। फिर ड्यूटी ड्रॉबैक जो है आपको गवर्नमेंट को 1 महीने के अंदर अंदर पे करना पड़ेगा, अगर नहीं पे करता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपको ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक मिल गया है, जितना आपका हक बनता था उससे ज्यादा, तो आपको 2 महीने के अंदर अंदर क्या करना पड़ेगा, जो एक्सेस वाला पोर्शन है वो रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा और आपसे रिकवरी किया जाएगा। ड्यूटी ड्रॉबैक एनकरेज करता है एक्सपोर्ट को, क्यों करता है, ताकि डिमांड बढ़े, accelerates aggregate demand, it intends to propel the economic growth of the nation and they accelerate the GDP, ठीक है। यहाँ पे ये जो चार्ट दिया है कोई करने की जरूरत नहीं है, जो ऊपर 5-6 पॉइंट लिखे थे ना ड्यूटी ड्रॉबैक के, वही एज इट इज यहाँ पे ऐसे ऐसे करके बनाए हुए हैं, तो सेम टू सेम है। मतलब यहाँ पे जो थे ना, कहाँ पे पता है, ये वाले जो पॉइंट है ना, ये वाले, यही सेम टू सेम वहां पे ऐसा चार्ट बना के दिए हुए। फिर बात करते हैं डिमांड एंड रिकवरी का। डिमांड ऑफ ड्यूटी, मतलब डिमांड का मतलब क्या होता है, पहले आपने टैक्स वगैरह नहीं भरा तो बाद में गवर्नमेंट आपको डिमांड कर रही है, उसके बाद तो जो डिमांड का नोटिस आना चाहिए वो राइटिंग में आना चाहिए, जरूरी है। उसके बाद उसमें रीजन लिखा रहना चाहिए क्यों डिमांड भेजा जा रहा है, और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देना चाहिए कि भाई सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए कि भाई तुम भी अपना पक्ष रख सको, ठीक है। शो कॉज नोटिस दिया जाता है, कारण बताओ नोटिस कितने टाइम में, 1 साल के अंदर अंदर दिया जाएगा फ्रॉम रेलेवेंट डेट, दैट इज 1 ईयर फ्रॉम असेसमेंट या पेमेंट ऑफ ड्यूटी। जब आपने पहले पेमेंट ऑफ ड्यूटी किया था, ड्यूटी नहीं किया, तो जब असेसमेंट खत्म हुआ उसके 1 साल के अंदर अंदर आपके क्या शो कॉज नोटिस सर्व होगा। अगर आपका जो ड्यूटी है या उसके ऊपर का इंटरेस्ट है या तो पे नहीं किया है या फिर शॉर्ट पेड किया है, किसकी वजह से, कल्यूजन की वजह से, या मिस रिप्रेजेंटेशन या सप्रेशन ऑफ फैक्ट या मिस स्टेटमेंट, मतलब फ्रॉड वगैरह की वजह से आपने नहीं किया है, तो आपका जो नोटिस है वो 5 साल तक सर्व हो सकता है। पहले क्या लिखा, 1 साल तक सर्व होगा शो कॉज नोटिस, 1 साल फ्रॉम डेट ऑफ असेसमेंट। बाद में क्या बोला, अगर ये 3 केसेस है, कल्यूजन, विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट या फिर मिस स्टेटमेंट, तो 5 साल तक हो सकता है। डिमांड ऑफ ड्यूटी प्रोविजन ऑल्सो कॉल्स अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी को भी जब्त किया, अटैच किया जा सकता है, मतलब वो लोग क्या कर लेंगे, सीज कर लेंगे। कब तक, 6 महीने तक कर सकते हैं, और 6 महीने के लिए और बढ़ा सकते हैं, मतलब 6 मंथ प्लस एक्सटेंड कर सकते हैं 6 मंथ, पर 2 साल से ज्यादा आपका प्रॉपर्टी का अटैचमेंट नहीं कर सकते, मैक्सिमम 2 साल कर सकते हैं। पहले बोला 6 महीना कर सकते हैं, प्लस 6 महीना और एक्सटेंड कर सकते हैं, पर 2 साल से ज्यादा नहीं कर सकते आपका अटैच प्रॉपर्टी। फिर पोस्ट विच ड्यूटी मस्ट बी कलेक्टेड, पोस्ट विच द ड्यूटी मस्ट बी कलेक्टेड इन नेम ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड पेड टू द क्रेडिट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंस। यहाँ पे अभी क्या बोला है, बहुत ही चिंदी चिंदी चीजें लिखी हुई है कि आपकी इंपोर्टेड गुड्स कब ये कॉन्फिस्केट हो सकते हैं। कॉन्फिस्केट का मतलब क्या होता है,
फोर्सफुल सीजर आपका सीज कर दिया है गुड्स, या रीपोजिशन ऑफ गुड्स बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने पोजेस कर लिया है विदाउट एनी कंपेंसेशन टू ओनर। ये इंपॉर्टेंट है कि आप ओनर को कंपेंसेट किए बिना आपने गुड्स क्या कर लिया है, रख लिया है। कब रख सकते हो, तो इंपोर्टेड गुड्स कब रख सकते हो, एक्सपोर्टेड गुड्स कब रख सकते हो, ऐसा 3-4 कन्वेंस कब रख सकते हो उसके बारे में बोला हुआ है। सबसे पहले इंपोर्टेड गुड्स अब कब कब कर सकते हो, कॉन्फिस्केट। तो देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, बहुत ही सिंपल लिखा है कि आपको जिस पोर्ट पे आना चाहिए था अपॉइंटेड पोर्ट पे, उसको छोड़ के आप कोई दूसरे पोर्ट पे जाके गुड्स लोड करके आ गए तो आपके गुड्स क्या कर देंगे, कॉन्फिस्केट कर देंगे, आपको वही जगह पे लेके चले। दूसरा, आपने कोई रूट दूसरा चूज कर दिया, जो रूट आपको बताया गया था उसको छोड़ के आप कोई दूसरे रूट से आ रहे हो तो आपको गुड्स क्या कर दिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट है कोई आप दूसरे पोर्ट पे लेके चले गए, पर्पस ऑफ बीइंग लैंडेड एट अ प्लेस अदर देन कस्टम पोर्ट, कस्टम पोर्ट को छोड़ के कोई और पोर्ट पे आपने लैंड करा दिए। चौथा क्या है, ड्यूटेबल या प्रोहिबिटेड गुड्स जो है वो आपने कंसील करके रखे हैं, मतलब छुपा के रखे हैं, तो भी आपका गुड्स क्या कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। पांचवा, आपने डिस्क्लोज नहीं किए हैं, आपने जो गुड्स थे वो इंपोर्ट जनरल मैनिफेस्ट में, मतलब जो भी डॉक्यूमेंट थे उसमें क्या नहीं किया, डिस्क्लोज नहीं किया, तो भी कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। छठा, आपने वेयर हाउस से या फिर कस्टम स्टेशन से निकाल दिए गुड्स बिना परमिशन के, मतलब ऐसे ही घर पे लेके चले गए, तो भी आपके गुड्स कॉन्फिस्केट किए जा सकते हैं। सातवां पॉइंट, गुड्स विच डू नॉट मैच विद डिस्क्रिप्शन, जो डॉक्यूमेंट में गुड्स का डिस्क्रिप्शन लिखा था, बोला था गोल्ड है पर आप लेके कुछ और आए हो, तो ऐसा कुछ हो रहा है तो भी आपका क्या हो जाएगा, कॉन्फिस्केट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट, जो कि गुड्स एग्जेम्प्ट थे फ्रॉम ड्यूटी विच इवेंचुअली नॉट मेट, मतलब एनी गुड्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ड्यूटी सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, मतलब कोई ऐसा कंडीशन था कि ये कंडीशन फुलफिल करोगे तो हम एग्जेम्पशन देंगे, पर आपने वो कंडीशन फुलफिल नहीं की तो भी आपके गुड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। तो याद करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं, सुन लो, समझ लो, एक दो बार रीड कर लो, बस काम बन जाएगा, रटने की कोई जरूरत नहीं इसको। फिर आपके एक्सपोर्टेड गुड्स कभी कॉन्फिस्केट होंगे, सेम टू सेम पॉइंट है, आप कोई दूसरे पोर्ट पे लेके चले गए, आपने कोई दूसरा रूट ले लिया, आपने कोई दूसरा कस्टम पोर्ट पे डाल दिया, आपने गुड्स कंसील किए थे, मतलब छुपा के रखे थे, आपने परमिशन नहीं ली, एनी गुड्स लोडेड, आपने एक्सपोर्ट करने के लिए लोड कर दिया रॉन्गफुल मैनर विदाउट परमिशन, परमिशन लिए बिना आपने क्या कर दिया, लोड कर दिया। डिस्क्रिप्शन आपके डॉक्यूमेंट से मैच नहीं हो रहा है, या फिर एनी गुड्स ऑन विच इंपोर्ट ड्यूटी वाज नॉट पेड, आपने जब इंपोर्ट किया था वो टाइम पे इंपोर्ट ड्यूटी पे नहीं किया, अभी आप ड्यूटी ड्रॉबैक मांगने जा रहे हो, तो भी आपके गुड्स क्या हो जाएंगे, कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। सिंपल है। फिर बात करते हैं कन्वेंस की। आपका कन्वेंस कब कॉन्फिस्केट हो सकता है, तो कन्वेंस कॉन्फिस्केट कब होगा, तो सबसे पहले लिखा है कि आप गुड्स को कंसील कर रहे थे उसमें डाल के, एनी वेसल विच हैज बीन विद इन इंडियन कस्टम वाटर, इंडियन वाटर में है, या फिर एयरक्राफ्ट इंडिया में है, या व्हीकल इंडिया में है, जो कि ऐसा स्ट्रक्चर किया हुआ है कि जिसमें क्या हो रहा है, गुड्स का कंसीलमेंट हो रहा है, मतलब गुड्स को छुपाया जा रहा है। फिर सेकंड बात करें, कन्वेंस फ्रॉम विच गुड्स आर डिस्ट्रॉयड टू प्रिवेंट सीजर, मतलब गुड्स को गवर्नमेंट कब्जा करे उससे पहले अगर आप ऐसे कन्वेंस में उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो वो कन्वेंस के ऊपर ही गवर्नमेंट क्या कर देगी, सीज कर देगी, कॉन्फिस्केट कर देगी। थर्ड पॉइंट क्या है, कन्वेंस को रोकना था पर वो डिडंट, सो एनी कन्वेंस विच हैड टू स्टॉप और लैंड, मतलब वहां पे उतरना था या वहां पे वो गाड़ी को लैंड करवाना था, पर वो लैंड की ही नहीं, वो किधर और निकल गई, तो उसको भी क्या कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। चौथा, एनी वेसल फ्रॉम विच गुड्स विच हैव बीन क्लियर्ड फॉर एक्सपोर्टेशन, कोई भी ऐसी वेसल है जिससे गुड्स क्या करना था, क्लियर करना था एक्सपोर्टेशन के लिए, अंडर अ क्लेम फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक वर अनलोडेड विदाउट नेसेसरी परमिशन, मतलब आपने गाड़ी से अनलोड कर दिया बिना परमिशन के, तो भी आपका कन्वेंस जो है, वो जो गाड़ी है वो हम क्या कर देंगे, कॉन्फिस्केट कर देंगे। एनी कन्वेंस विच कैरेज गुड्स इनटू इंडिया, कोई भी ऐसी कन्वेंस है जो इंडिया में गुड्स लेके आ रही है, वो खुद मिसिंग है, मतलब इंडिया में लेके आई सामान फिर वो गायब हो गई, तो वो केस में वो गाड़ी को कन्वेंस करना, तुम्हारा कॉन्फिस्केट करना तुम्हारा काम है। और लास्ट में कोई भी कन्वेंस या एनिमल जो स्मगलिंग के लिए यूज हो रहा है तो उसको भी हम क्या करेंगे, कॉन्फिस्केट करेंगे। तो 6 पॉइंट है, सबसे पहले गुड्स कंसील कर रहे हो, फिर गुड्स डिस्ट्रॉय कर दिए, आपने क्या किया, आप रुके नहीं, मतलब डिडंट स्टॉप, फिर आपने क्या किया, अनलोड कर दिया विदाउट परमिशन, फिर पांचवा क्या था, आपका गुड्स जो व्हीकल है वो मिसिंग है, और लास्ट आपने स्मगलिंग के लिए यूज कर रहे थे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, जो पैकेजेस है, ऐसे कोई गुड्स है जो कि स्मगलिंग वगैरह के लिए यूज हो रहे थे या कॉन्फिस्केशन के लिए लायबल है, तो वो जो पैकेज में आए थे वो पैकेज भी क्या हो जाएंगे, कॉन्फिस्केट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोलता है, एनी गुड्स यूज टू कंसील द स्मगल्ड गुड्स, कोई भी ऐसे गुड्स है जिसकी वजह से स्मगलिंग गुड्स का स्मगलिंग हो रहा था, मतलब बाइक वगैरह, कोई भी ऐसे तरीके की गुड्स है जिसकी वजह से वो स्मगलिंग हो रहा था, तो वो भी कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। फिर बात करते हैं, स्टेट दैट वेयर द स्मगल्ड गुड्स अंडरगो अ चेंज इन देयर फिजिकल फॉर्म, अगर आपने स्मगलिंग वाले गुड्स का फिजिकल फॉर्म चेंज कर दिया है, कोई दूसरे फॉर्म में कर दिया, जैसे गोल्ड बार थे उनको ज्वेलरी बना दिया, तो वो ज्वेलरी को भी कॉन्फिस्केट किया जाएगा। या फिर आपने
आपने वो जो स्मगलिंग गुड्स है उसको किसी और गुड्स के साथ मिक्स कर दिया है जो कि अभी सेपरेबल नहीं है, इनसेपरेबल है, मतलब एक ही हो गए हैं, तो वो केस में भी आपका कॉन्फिस्केशन हो जाएगा, भले ही वो इनसेपरेबल है फिर भी। फिर कस्टम अथॉरिटी को आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर बात करते हैं कि ओनर के ऊपर होगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनर के ऊपर होगा कि उसको बताना पड़ेगा कि जो ये मैं लेके आया हूँ वो आपका ये नहीं है, स्मगलिंग वाला गुड्स नहीं है। फिर बात करें कि आपको सो कॉज नोटिस, डिपार्टमेंट को सो कॉज नोटिस देना जरूरी है, किसको, ओनर को, ऑन द ग्राउंड दैट ही शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन, उसको भी अपना रिप्रेजेंटेशन करने का मौका देना है कि भाई वो क्या सोचता है, उसका क्या पॉइंट है। और सो कॉज नोटिस वो इश्यू कर देगा ऐसा ऑफिसर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे का रैंक का नहीं है, मतलब मिनिमम असिस्टेंट कमिश्नर या उसके ऊपर का ऑफिसर क्या करेगा, आपको सो कॉज नोटिस भेजेगा। फिर 125 क्या बोलता है, स्टेट्स दैट ऑथोराइज ऑफिसर मे अलाउ द ओनर एन ऑप्शन टू पे फाइन, मतलब आपका गुड्स कॉन्फिस्केट करने की जगह आपके ऊपर क्या लगा देंगे, फाइन लगा देंगे। फिर कॉन्फिस्केटेड गुड्स वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, और गुड्स किसके पास रहेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के, पता है ये सब एक प्रोसीजर दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं रिफंड के केस में। तो देखो दो तरीके के रिफंड यहाँ पे बताए हुए, एक्सपोर्ट ड्यूटी के सामने रिफंड कैसे मिलेगा, इंपोर्ट ड्यूटी के सामने कैसे मिलेगा। एक्सपोर्ट ड्यूटी के सामने रिफंड तब मिलेगा जब आपने पहले गुड्स एक्सपोर्ट किए थे तो आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी पे किया रहेगा, करेक्ट है। अभी आपने एक्सपोर्ट ड्यूटी जो पे किया है उसका रिफंड चाहिए, तो आपको वो गुड्स वापस आपके पास आने चाहिए। द गुड्स आर रिटर्न टू सच पर्सन अदर देन बाय वे ऑफ रीसेल, मतलब आपने वापस परचेस नहीं किया, मतलब कोई डिफेक्टिव निकल गया या कोई ऐसी चीज है कि वो गुड्स वापस आपके पास आए हैं तो आपको रिफंड मिल सकता है। और दूसरा, द गुड्स आर री इम्पोर्टेड विद इन 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन, आपने जब एक्सपोर्ट किया था वहां से 1 साल के अंदर अंदर आपने क्या कर दिया है, री इम्पोर्ट कर दिया, तो ये केस में आपको रिफंड मिल जाएगा। रिफंड का एप्लीकेशन आपको 6 महीने के अंदर अंदर करना है। 6 महीना कहाँ से, जब आपने प्रॉपर ऑफिसर ने पहले आपको क्लियरेंस दिया था एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है। फिर इंपोर्ट ड्यूटी के रिफंड की बात करते हैं, तो इंपोर्ट ड्यूटी के रिफंड की बात तब करेंगे जब आपका गुड्स जो है वो फाउंड होता है कि वो जो गुड्स है वो डिफेक्टिव है, या तो क्या है, डिफेक्टिव है, या फिर कंफर्मिटी विद स्पेसिफिकेशन नहीं है, मतलब जो स्पेसिफिकेशन का गुड्स आपके पास आना चाहिए था उसके अलावा कोई अजीब टाइप का गुड्स आ चुका है। दूसरा, ऐसा गुड्स जिसके ऊपर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया है। या तीसरे, ऐसे टाइप के गुड्स जो कि या तो एक्सपोर्ट कर दिए चुके हैं वापस, या फिर जो इम्पोर्टर है उसने अपना टाइटल छोड़ दिया है कि भाई ये गुड्स मेरे है ही नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं। या तीसरा पॉइंट, जहाँ पे आपके गुड्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं आपने इन प्रेजेंस ऑफ प्रॉपर ऑफिसर, तो आपको क्या ड्यूटी का रिफंड मिल जाएगा। पहला, आपने एक्सपोर्ट वापस कर दिया, या फिर आपने टाइटल रिलिंक्विश कर दिया, या फिर आपने गुड्स को ही डिस्ट्रॉय कर दिया, या फिर गुड्स डिफेक्टिव निकले, या फिर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं किया। ये सब केसेस में आप रिफंड ले सकते हो। रिफंड ले सकते हो। एप्लीकेशन कब तक करना है, यहाँ पे भी 6 महीने के अंदर अंदर करना है फ्रॉम रेलेवेंट डेट। रेलेवेंट डेट का मतलब क्या है, अगर एक्सपोर्ट किया है तो जब आपने एक्सपोर्ट किया है वहां से 6 महीना, रिलिंक्विश किया है तो जब टाइटल रिलिंक्विश किया है वहां से 6 महीना, डिस्ट्रॉय हो चुका है तो गुड्स जहाँ से डिस्ट्रॉय हुआ है वहां से 6 महीना, तो बेसिकली वो है। और यहाँ पे नीचे क्या लिखा है कि ये ऊपर वाले केस को छोड़ दे तो बाकी सब केस में आपका लिमिटेशन पीरियड 1 ईयर का है, मतलब आपको 1 साल का है। आपको 1 साल के अंदर अंदर एप्लीकेशन करना है, एक्सेप्ट दिस केस जहाँ पे 6 महीना लिखा हुआ है, ये केसेस, ठीक है। ये डेट ऑफ रिलिंक्विशमेंट, डेट ऑफ प्रॉपर, मतलब ये सब केसेस को छोड़ दे तो बाकी सब केस में 1 ईयर है लिमिटेशन पीरियड। फिर यहाँ पे मिसलेनियस, एक बार मिसलेनियस असेसमेंट के बारे में कुछ चीजें बोली हुई है, एक बार रीड कर लेना। उसके बाद प्रोहिबिशन के बारे में बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रोहिबिट इधर एब्सोल्युटली और सब्जेक्ट टू सच कंडीशन, या तो पूरा का पूरा या कंडीशन के साथ स्पेसिफाई कर सकता है नोटिफिकेशन द इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन को क्या कर सकता है, प्रोहिबिट कर सकता है, मतलब रोक सकता है। कब रोकेगा, जब एनपीएस का पैनल बैठेगा तब क्या करेगा, वो प्रोहिबिट करेगा। एनपीएस पैनल क्या होता है, एन यानी जब नेशनल सिक्योरिटी का खतरा रहेगा, पी यानी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, एस यानी कुछ स्मगलिंग को प्रोहिबिट कर सकता है, नेक्स्ट पी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेफगार्ड करने के लिए, ए यानी कोई एनिमल को प्रोटेक्ट करने के लिए, ह्यूमन लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, नेक्स्ट एन यानी नेशनल खजाने को बचाने के लिए, ई यानी आपका है एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का कंजर्वेशन करने के लिए, ई यानी आपका है ई तो हो गया चलो कंजर्वेशन ऑफ एक्सचेंज, और एल यानी कानून, लॉ के कॉन्ट्रावेंट ना हो उसका प्रिवेंशन करने के लिए, और पेटेंट का या ट्रेडमार्क का प्रोटेक्ट करने के लिए। ये एनपीएस पैनल करके एक मेमोनिक है जो 2 मिनट में आप याद कर सकते हो। 4 पॉइंट याद रख लेना, 4-5 पॉइंट। नेशनल सिक्योरिटी, एन यानी पी यानी पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एस यानी स्मगलिंग, पी यानी आपका पेमेंट, नेक्स्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट, नेक्स्ट पी यानी पेटेंट, ए यानी एनिमल या ह्यूमन,
नेक्स्ट एन है आप नेशनल ट्रेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए, फिर ई यानी है आपका एक्सचेंज को कंजर्व करने के लिए, और लास्ट में लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर अगर आप ऑफेंस कुछ कर देते हो, ऑफेंस का मतलब क्या होता है? ऑफेंस का मतलब होता है आपने मिस डिक्लेरेशन किया है गुड्स के बारे में, उसकी वैल्यू डिस्क्रिप्शन के बारे में, उसके डॉक्यूमेंट वगैरह में, या फिर आपने कोई अलाइड एक्ट है, रिलेटेड कानून है, जैसे कि वाइल्ड लाइफ का एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है, फूड लॉ एक्ट है, उसमें कोई वायलेशन कर दिया है, या फिर आपने गुड्स को गलत जगह पे लैंड करा दिया है, तो वो केस में आपके ऊपर सिविल लाइबिलिटी भी लगेगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी भी लगेगा। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या रहेगा? 7 साल का पनिशमेंट, 7 ईयर्स का पनिशमेंट, 7 ईयर्स का पनिशमेंट। अगर आपका ऑफेंस में आपने ड्यूटी को चोरी किया है 50 लाख रुपए से ज्यादा, कितना? 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो आपका नॉन वेलेबल वारंटी इशू हो जाएगा। अगर आपने ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम किया है फ्रॉडुलेंटली 50 लाख रुपए से ज्यादा, तो भी नॉन वेलेबल आपके ऊपर क्या हो जाएगा? वारंटी इशू हो जाएगा, मतलब आपका क्राइम नॉन वेलेबल रहेगा बेसिकली। देखो, 7 साल का पनिशमेंट, अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा ड्यूटी चोरी कर रहे हो या 50 लाख रुपए से ज्यादा ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर रहे हो फ्रॉडुलेंटली, तो आपके ऊपर नॉन वेलेबल आपका क्राइम हो जाएगा। सिविल लाइबिलिटी क्या है? बहुत ही सिंपल सी है, आपका ड्यूटी आपसे ले लेंगे, जो आपने नहीं भरा आपके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे, आपके ऊपर पेनल्टी लगाएंगे, आपका गुड्स कॉन्फिस्केट करेंगे, आपका कन्वेंस कॉन्फिस्केट करेंगे, फिर आपका जो भी अनअकाउंटेड गुड्स है उसके ऊपर 200% तक ड्यूटी लगाएंगे, और आपका जो फॉर्ज डॉक्यूमेंट है, वैल्यू दिखाया है, उसके ऊपर 5 टाइम तक का क्या लगाएंगे? ड्यूटी लगाएंगे। तो क्या आपका टैक्स लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, पेनल्टी लेंगे, कॉन्फिस्केट करेंगे गुड्स को भी, कन्वेंस को भी। डबल क्या लगाएंगे? अनअकाउंटेड गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगाएंगे, और 5 टाइम तक फॉर्ज डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लगाएंगे? टैक्स लगाएंगे। द नॉर्मल लिमिट ऑफ अबव प्रोसिक्यूशन, जेल भी होगा 1 साल तक, पर अगर आपने फ्रॉड का कोशिश किया है तो 5 साल का जेल हो सकता है, जो एक ऊपर पॉइंट था सेम टू सेम है। फिर बस दो छोटे छोटे टॉपिक बचे हुए हैं, पॉइंट बचे हुए हैं, आपको ये वीडियो एक दो बार 2x की स्पीड में देखना है, ये सब चीजें बैठ जाएगी। एडवांस रूलिंग, एडवांस रूलिंग का क्या मतलब होता है? आप डिसीजन, रूलिंग का मतलब क्या होता है? जजमेंट। एडवांस का मतलब क्या होता है? आप एडवांस में जजमेंट ले रहे हो, करेक्ट है। दिस refers to determination by authority of question of law or fact specified in an application regarding liability to pay duty in relation to activity proposed to be undertaken। अभी आपने अंडरटेक एक्टिविटी नहीं किया, आप करने वाले हो, उसके लिए आप अभी से क्या ले रहे हो? जजमेंट ले रहे हो कि मुझे कितना ड्यूटी पे करना है। ये किसके रिलेटेड होगा? इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए होगा, कस्टम में। आपको एप्लीकेशन 4 कॉपी में देना है, कितने में? क्वाड्रा डुप्लीकेट, ठीक है भाई, 4 कॉपी में देना पड़ेगा विद द फीस स्पेसिफाइड, जो भी फीस है वो दे दो। और ये आप एप्लीकेशन एक बार देते हो तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो? विड्रॉ कर सकते हो एप्लीकेशन, ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि जो पहले से कोर्ट ट्रिब्यूनल या कोर्ट के सामने पेंडिंग है, उसके सामने आप एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते, और आपका जो रूलिंग का जजमेंट है वो 90 डेज के अंदर अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखने की जरूरत है? एडवांस रूलिंग का मतलब क्या होता है? आपको जो प्रपोज ट्रांजेक्शन है उसके सामने ले सकते हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ के सामने भी ले सकते हो, फैक्ट के सामने भी ले सकते हो। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोगे क्वाड्रा डुप्लीकेट, 4 कॉपी में आप क्या दोगे? एप्लीकेशन दोगे। फीस जो भी स्पेसिफाइड है उसके बारे में आपको जमा करा देनी है। 30 दिन के अंदर अंदर आप विड्रॉ कर सकते हो, पर इसकी जगह पे आपका कोई ट्रिब्यूनल या कोर्ट में ऑलरेडी केस पड़ा हुआ है तो आप क्या नहीं ले सकते? एडवांस रूलिंग नहीं ले सकते, और रूलिंग मस्ट बी मेड विद इन 90 डेज, और 90 दिन के अंदर अंदर आपको रूलिंग देना पड़ेगा। 30 डेज में आप विड्रॉ कर सकते हो, 90 दिन में सामने वाला आपको रूलिंग देगा, मतलब डिपार्टमेंट देगा। सेटलमेंट कमीशन की बात करते हैं, तो सेटलमेंट कमीशन क्या बोलता है? सेटलमेंट कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर कस्टम्स एक्ट। सेटलमेंट कमीशन, नाम भी देखो ना क्या है? सेटलमेंट का कमीशन है, मतलब मांडवली कमान करने वाला कमीशन है, मतलब आपका मांडवली करने वाला है एक इसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो सेटलमेंट कमीशन हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द कस्टम एक्ट टू प्रोवाइड स्पीडी रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। जो भी आपके डिस्प्यूट लंबे लंबे टाइम तक चलते हैं ना, आप यहाँ पे एप्लीकेशन कर दो, फटाफट आपके डिस्प्यूट सॉल्व कर देंगे। केसेस कैन बी रिफर्ड बाय एप्लीकेंट विद कमीशन, ठीक है। नो एप्लीकेशन फॉर डिटरमाइनिंग, यहाँ पे कुछ लिखना भूल गए इंस्टीट्यूट वाले, छोड़ो। वंस द केस इज सबमिटेड, अगर आपका एक बार केस सबमिट हो जाता है तो ये सेटलमेंट कमीशन का इसके ऊपर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन होगा, मतलब दूसरे कस्टम ऑफिसर इसमें फिर कुछ इंक्वायरी वगैरह नहीं कर सकते। एक बार यहाँ पे केस आ गया, फाइनल। एप्लीकेशन विल बी डिस्पोज इफेक्टिवली एंड सुटेबल ऑर्डर वुड बी इश्यूड बाय द कमीशन। एक बार आपका एप्लीकेशन डिस्पोज हो चुका है तो कमीशन क्या करेगा? एक बार ऑर्डर दे देता है तो आपका जो एप्लीकेशन है वो डिस्पोज हो जाएगा इफेक्टिवली, ठीक है। ऑर्डर ऑफ कमीशन आर नॉन अपीलेबल, ये एमसीक्यू पूछ सकता है। जो सेटलमेंट कमीशन का ऑर्डर होता है उसके सामने आप अपील नहीं कर सकते, पर रिट पिटिशन डाल सकते हो, रिट जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट है यहाँ पे, पर आप अपील नहीं कर सकते। अपीलेंट कैन ऑल्सो टेक रूट ऑफ, जिसको अपील करना है वो क्या कर सकता है? ट्रिब्यूनल का या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रूट ले सकता है अंडर लिटिगेशन मोड, वो ले सकता है, पर अपीलेबल नहीं है आपका ऑर्डर, ठीक है।
समझ गए? तो यहाँ पे सेटलमेंट कमीशन के साथ आपका पूरा का पूरा कस्टम्स खत्म हो जाता है। 30-35 पेज आपके मॉड्यूल में थे, सब कुछ हम लोग ने कर दिया है। एक सेशन शायद मैं और करवा लूँगा आपको, जिसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्व करा दूँगा, प्रैक्टिस कर देंगे कुछ। 1-1.5 पेज जो बचा हुआ है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर, वो शायद उसमें कर लेंगे, नहीं तो कुछ ऐसी बड़ी बातें रीड कर लेना। बाकी अपना मोस्ट ऑफ मैंने पूरा आपको फटाफट रिवाइज करा लिया है। अगर सिर्फ यहाँ से देख के भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे, दिस इज माई गारंटी। आपको क्या करना है, एक दो बार अच्छे से 2x 1.5x 1.75x की स्पीड में एकदम कॉन्सेंट्रेट मोड में एक जगह पे बैठ के देखना है, तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कस्टम्स एक्ट पूरा हो जाता है। अभी लेसन राउंड अप कर रहे हैं, तो अपन तो राउंड अप भी किया, फटाफट एकदम किया वैसे भी। चलो ठीक है, थैंक्स अलॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर देना, अच्छा लगे तो नहीं तो कोई बात नहीं।